हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट चैनल को। और चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आगे। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम पिछली क्लास का, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का स्टार्ट किया था, सिलेबस का डिस्कशन किया था, 5 यूनिट पढ़ना है। और ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसमें कि फोर्स की स्टडी, सोम जिसमें कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्टडी, और टॉस 1 या स्ट्रक्चर 1 एंड 2 में हम क्या पढ़ते हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन। और ज़्यादातर हम कंटिन्यूस बीम का या फ्रेम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट मैंने आपको बता दिए थे, टाइप्स ऑफ बीम आपको बता दी थी, और टाइप्स ऑफ लोड भी आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि आप पहले जाके उस लेक्चर को देखिए। सीरीज वाइज आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर समझ में आएगा। स्टूडेंट, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे दूसरे टॉपिक को। अ, आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बीम के बारे में तो डिस्कस कर लिया था कि बीम कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड है, ओवरहैंगिंग है, कंटिन्यूस बीम है। ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था किस चीज़ के बारे में, मैंने बताया था रिएक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फिक्स्ड एंड सपोर्ट जो होता है उसके पास टोटल 3 रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज जैसे कि फिक्स होगा, सबसे पहले उसमें आएगा फिक्स। फिक्स में 3 रिएक्टिव कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 3। हमको यहाँ पे टोटल 3 रिएक्टिव कंपोनेंट दिखाई देंगे। फिर हमारे पास एक हिंज सपोर्ट होगा जिसमें टोटल 2 रिएक्टिव कंपोनेंट होंगे। हिंज कैसा होता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हिंज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रिएक्शन कंपोनेंट होंगे, जिसमें मतलब यहाँ पे आर ई की वैल्यू यानी कि रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल 2 होगी। और रोलर सपोर्ट में केवल एक ही रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, दैट इज वर्टिकल। मतलब ये वर्टिकल में ही बस मूव नहीं कर सकता है, तो इसके पास एक ही रिएक्शन है, दैट इज वर्टिकल। तो यहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट इसका कितना लिखा है स्टूडेंट, 1 लिखा हुआ है। तो ये मैं आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका था। अब स्टूडेंट हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ते हैं तो कि अभी अपन बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अपन इसको 2 डायमेंशन भी पढ़ सकते हैं और 3 डायमेंशन भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आरजीबीवी में हमेशा जो ग्रेजुएट लेवल पे बात होती है वो 2D पे ही होती है, मैक्सिमम 2D पर होती है। पूरा बीटेक पे ही 2D पे बात होती है। 3D पे बात जब अपन बड़े स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करते हैं या कोई बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तब वहाँ पे 3D की बात होती है। तो ज़्यादातर 2D के डिस्कशन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम 2D का डिस्कशन ही करने वाले हैं, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में भी है। हर यूनिवर्सिटी के बीटेक के सिलेबस में 2D का ही ज़्यादातर सिलेबस रहता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो बता देता हूं मैं आपको कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे 3 प्रकार की इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक होगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, एक होगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, और एक होगा समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स इक्वल्स टू 0। ये 3 प्रकार की इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं जो कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में काम आएंगी। और याद रखना 2 डायमेंशन एनालिसिस में 3 ही का इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो टोटल कितनी हुई स्टूडेंट, ये 3 हो गई हमारे पास। अब अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको क्या डिस्कस करना है, हमको आना है स्टूडेंट, दैट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन जानते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। देखिए, हमने पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस किया और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और एक करने वाले हैं अपन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेसिस पे ही एनालिसिस हो जाए। मतलब इसमें हमको एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ रही हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट्स की। अगर ज़्यादा इक्वेशंस आ रही हैं
तो याद रखिएगा वो फिर डिटर्मिनेट नहीं कहलाएगा। तो इसको अगर अपन बहुत ही सरल भाषा में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही एनालिसिस हो जाए, जिनका एनालिसिस इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही पॉसिबल है, वो कहलाते हैं स्टूडेंट स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही जो सॉल्व हो जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मतलब आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दोज स्ट्रक्चर which are completely analyzed by equilibrium conditions are known as a statically determinate structure। इसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल अपन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। इसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट क्या, कैंटिलीवर बीम, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, पहला एग्जांपल, सॉरी। और दूसरा स्टूडेंट, जैसे कि अपन सिंपली सपोर्टेड बीम की बात भी करते हैं, तो याद रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम भी एक प्रकार का स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही कहलाता है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करके इसको एनालिसिस करा जा सकता है। कुल मिला के अगर यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट अगर अपन बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ ये निकल के आता है कि यहाँ पर हमें नो स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मेथड लेके आना, 4-6 पेज भर के काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण तरीके से इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके ही अपन इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट यही है यहाँ पे कि नो स्पेशल मेथड, मैं गलत लिखा, नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड, कोई भी स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाया अपना क्या स्टूडेंट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, राइट। एग्जाम्पल ही बता दिया अपन ने, दैट इज कैंटिलीवर बीम एंड दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। याद रखिएगा जब आपका वाइवा होता है स्टूडेंट कॉलेज में, तो ये पूछते हैं एक्सटर्नल लोग कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताओ, या ये बताओ कि ये क्या है। तो आपको यही बताना है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालिसिस हो जाएंगे सर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और इसका पहला एग्जाम्पल कैंटिलीवर बीम है और दूसरा एग्जाम्पल अपन सिंपली सपोर्टेड बीम को भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर वो ये पूछ लें एक्सटर्नल आपसे कि इसको कैसे आप बता सकते हो, तो वो भी उसकी ट्रिक, उसकी मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं, ये तो हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट, एक होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो कि आपके पूरे सिलेबस में है। याद रखिएगा दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, ये याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सॉरी बी बोल दिया मैंने, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात बोलूं, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब इक्वेशंस जो हैं वो 3 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा इक्वेशन निकल के आ रही हैं, जिसके कारण हम केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेसिस पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेथड में यहाँ पे कौन कौन सी मेथड आएंगी स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मेथड आती है 3 मोमेंट थ्योरम, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, 3 मोमेंट थ्योरम या 3 मोमेंट मेथड जो होती है वो यहाँ पर अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो 3 मोमेंट मेथड एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से अपन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मेथड स्टूडेंट यहाँ पर आती है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये भी सिलेबस में है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्टूडेंट यहाँ पर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी मेथड भी आएगी जिसका नाम होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी हमारे सिलेबस में है, इसको भी हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद स्टूडेंट अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक मेथड आती है दैट इज कॉलम एनालॉजी मेथड। ये कॉलम एनालॉजी मेथड भी जो होती है स्टूडेंट, ये भी हमारे सिलेबस में है। ये आपको चौथे सेमेस्टर में यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट के सिलेबस में ही ये चारों मेथड पढ़नी पड़ेंगी। फिर एक मेथड आती है कानीज मेथड, जो कि ज़्यादातर टॉस 2 में यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में पढ़ाई जाती है लगभग हर यूनिवर्सिटी में।
और कुछ यूनिवर्सिटी में इसको स्ट्रक्चर 1 में भी रखा जाता है, लेकिन हम इसको का स्ट्रक्चर 2 में पढ़ाते हैं, जो कि पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बेस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक थोड़ा कहानी को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट आती है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स के अंदर 2 मेथड होती हैं, तो मैट्रिक्स मेथड आएगी। मैट्रिक्स मेथड से भी अपन मैट्रिक्स मेथड से भी अपन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मेथड आती हैं, एक आती है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और एक आती है स्टूडेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। याद रखिएगा, ये सब आपको नोट करना है कॉपी पे। क्यों नोट करना है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ वाइवा ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो वाइवा के टाइम पर आपको ये सभी चीज़ों को जवाब देने हैं कि स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को इजीली सॉल्व, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, जिसमें 3 मोमेंट मेथड हो गई स्टूडेंट, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गई, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, कॉलम एनालॉजी हो गई, कानीज मेथड हो गई, मैट्रिक्स मेथड हो गई और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गई। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, या जिसको अपन स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, तो ये भी अपनी इस्तेमाल होगी काय में स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के इनडिटर्मिनेट वाले स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हमको इतनी मेथड्स का डिस्कशन करना है। तो स्पेशल मेथड्स के नाम पे हम 3 मोमेंट को पढ़ेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, कॉलम एनालॉजी मेथड को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम कानीज मेथड, मैट्रिक्स मेथड या फिर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड को यानी स्ट्रेन एनर्जी मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स बनाइएगा, नोट्स डेफिनेटली आपके लिए काम आएंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि सभी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे नंबरों से पास हों और सिविल को अच्छे से डील कर पाएँ, सिविल ब्रांच को अच्छे से पढ़ पाएँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है कैंटिलीवर बीम। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर आपने तो यहाँ पे बता दिया कि कैंटिलीवर बीम एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके सामने कोई दूसरी बीम बनी है तो अपन उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। अभी जो कि बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो पहले अपन बहुत बेसिक से ही अब मैंने शुरुआत करी है, ताकि आपको डिटेल में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आए। एकदम आगे नहीं बढ़ेंगे, एकदम आगे बढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाता है और प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो पहले हम बहुत सारे प्रॉब्लम लगाएंगे ताकि आपको बेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद आप कोई भी किताब लगा लीजिए, आप चाहे ईएससी के क्वेश्चन लगाइए, चाहे गेट के क्वेश्चन लगाइए, चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आप इजीली उसको कर भी लोगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आता है जैसे कैंटिलीवर बीम। याद रखिए, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब होता है आर ई माइनस 3। याद रखिएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट -3 कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकल के आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम आपको, सॉरी कैंटिलीवर बीम आपको यहाँ पे दिख रही है। कैंटिलीवर बीम में मैंने आपको बताया था इसका एक एंड स्टूडेंट फिक्स होता है और दूसरा एंड यहाँ पे क्या होता है? फ्री होता है। अगर हमको इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे आर ई माइनस 3 का। आर ई का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? रिएक्टिव कंपोनेंट, याद रखिएगा। और आपको इस वाली बीम में कितने रिएक्टिव कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे केवल एक फिक्स एंड दिखाई दे रहा है, और फिक्स एंड के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि फिक्स एंड में टोटल 3 रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। मैंने को कुछ नहीं करना है, केवल आर ई की वैल्यू पुट करना है, दैट इज आर ई माइनस 3। आर ई माइनस 3 जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट आंसर मेरा 0 आता है तो याद रखिएगा वो स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल एंड सोवर ट्रिक है कि यदि आंसर मेरा 0 आता है, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। अगर ये 0 से बड़ा आएगा, 1 2 3 4 कुछ वैल्यू आती है, इसका मतलब इसमें इक्वेशंस ज़्यादा लग रही हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अगर ये 0 से कम आ गया, -1 -2 -3 आ गया, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा जाता है।
अनस्टेबल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको अभी केवल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट पर ही डील करना है। अनस्टेबल का एक क्वेश्चन बहुत साल पहले ईएससी के पेपर में आया था, तो वो ईएससी की है। अभी तो फिलहाल हम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के बारे में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आंसर 0 आए तो आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट उसको घोषित कर देना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमको क्योंकि डिटर्मिनेट आया है तो नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, तो किसी भी प्रकार की स्पेशल मेथड का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इजीली एनालिसिस हो जाएगा ये। और एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर में किया भी होगा, एसएफडी बीएमडी इसका बनाया होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब लेके चलता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनी हुई है। यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है। फॉर्मूला वही लगाइए, एस आई इक्वल्स टू आर ई माइनस 3। एस आई का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेसी। आर ई मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट। हिंज में 2 होते हैं, रोलर में 1 होता है। तो क्या करेंगे, 2 + 1 कितना आ गया स्टूडेंट 3। यहाँ पे 2 + 1 करिए, 3 आ गया। ये आ गई आपकी रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू। 3 - 3 कर दीजिए 0, 0 आ गया मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट की वैल्यू आ गई आर ई माइनस 3, 3 - 3 = 0। और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। एस आई इक्वल टू आर ई माइनस 3 दैट इज 3 - 3 = 0। अब स्टूडेंट ये भी हो गया डिटर्मिनेट, मतलब नो स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस बीम। अब स्टूडेंट चलते हैं अपन लोग कौन सा, एक नई बीम की ओर, जो कि अभी आपने पढ़ी है, दैट इज इस सेमेस्टर, दैट इज 4th या 5th सेमेस्टर में, दैट इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के दोनों ही सिरे आपको कैसे दिखाई देंगे, फिक्स्ड बीम के दोनों ही सिरे आपको फिक्स दिखाई देंगे। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया, आर ई माइनस 3 सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी फिक्स में 3, इस वाले फिक्स में भी कितने होंगे स्टूडेंट, डेफिनेटली 3 होंगे। आर ई निकालना है, क्या करेंगे 3 + 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। 6 - 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 बचेगा। 3 आ गया मतलब 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो ये कहलाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कहलाएगी ये। और उसकी डिग्री कितनी होगी, ये डिग्री पेपर में पूछी जाती है कि इसकी डिग्री बताइए। तो कुछ नहीं, 3 आया आंसर, तो 3 ही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की डिग्री कितनी कहलाएगी, तो याद रखना बाय 3 डिग्री, मतलब बाय डिग्री 3। और अगर कभी कभी एक कुछ बड़े शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है, टेक्निकल शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, और टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि रिडंडेंसी बताइए। तो रिडंडेंसी बोल लीजिए या इंडिटर्मिनेसी बोल लीजिए, बात एक ही है। तो रिडंडेंट है तो 3 डिग्री से रिडंडेंट है, या इसमें 3 रिडंडेंट है। इसके कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इसमें 3 चीजें ऐसी जुड़ गई हैं जो स्ट्रक्चर को क्या बना दिया, इनडिटर्मिनेट बना दिया। जैसे अगर 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 अपन देखें, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर ये वाला एंड हमारा नहीं होता, केवल हमारी एक बीम होती, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि केवल हमारे पास केवल एक बीम ही होती, ये वाली ऐसी करी वाला एंड हमारे पास नहीं होता, तो ये क्या बन जाती, कैंटिलीवर बीम बन जाती है, और कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट होती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, एक एंड जुड़ गया है जिसके कारण 3 रिएक्शंस बढ़ गई, तो ये क्या बन गई, एक इनडिटर्मिनेट बीम बन गई। और इस बीम को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशल मेथड लगानी ही पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया आपका इनडिटर्मिनेट बीम, राइट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऐसी होती है, एक फिक्स रहेगा एक हिंज रहेगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आर ई निकाल लीजिए, रिएक्टिव कंपोनेंट निकाल लीजिए। इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे। 3 + 2 होता है स्टूडेंट 5, ये लिखा है यहाँ पे आर ई की वैल्यू। और 5 - 3 करिए 2, मतलब रिडंडेंसी कितनी आ गई, 2 की आ गई। तो ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट बीम, ये भी हो गई आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक प्रकार का, राइट स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक से एक बेहतर कंटेंट आपके लिए ला के दूंगा। बहुत एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लेवल में पढ़ाने का, बहुत अच्छा कंटेंट मेरे पास है, मैं आपको दूंगा ला के, और आपको पसंद भी आएगा, जो कि आपके ना केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नंबर में आपको गेन करवाएगा, इवन आपकी सिविल की नॉलेज में आपको गेन करवाएगा। देखिए सिविल में कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि वो 100% है, वो किसी भी ब्रांच में नहीं बोल सकता, लेकिन जितना नॉलेज एक उम्र में आदमी गेन करता है वो एटलीस्ट मैं आपको ट्रांसफ़र कर पाऊँ, ताकि आप भी उसको कहीं पे जाके ट्रांसफ़र करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि सिविल एक अच्छी ब्रांच के रूप में बाहर निकल के आए। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आता है कंटिन्यूस बीम का। ये कंटिन्यूस बीम आपको दिख रही होगी, यहाँ पे फिर वही कहानी है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, RE-3 निकाल दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3+2+2 मतलब 3 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। मैंने बताया था हिंज में 2, फिक्स में 3। 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9 9 - 3 आंसर आ गया 6। तो यहाँ भी स्टूडेंट ये हो गया इनडिटर्मिनेट आपका, राइट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए जिसमें डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के कुछ प्रॉब्लम शामिल थे, और पूरी देखिए इस पूरे प्रॉब्लम्स का जो हीरो है वो एक ही ये चीज़ है, दैट इज़ RE-3। अगर आपको RE-3 है तो इस प्रकार के बीम को आप इजीली एनालिसिस कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, बोरिंग ना हो। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे कांटेक्ट करके आप पर्सनल क्लास का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। और जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पढ़ना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से बात करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।